तो पिछले 5 साल जो आपने पहले बिताए हैं, तो उनमें क्या ऐसी चीज थी जो आपने बदलाव किया और अभी 5 साल आपके और आने वाले हैं? रूट मैप क्या है? इंदौर की बात करें, इंदौर वो तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। देश के उन चुनिंदा शहरों में से जहाँ 6 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें रेलवे के रूट निकलेंगे। जी। अब हमारा इंदौर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरफ से बन रहा है और इंदौर आने वाले समय में ग्रीन सिटी बनने जा रहा है। एक सांसद के रूप में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? 2030 में इंदौर कैसा होगा उसको लेके हमने ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। आज हमारी जीडीपी 65,000 करोड़ और हमारा पूरा टारगेट है 65,000 करोड़ से उसको डबल ले जाने का। इंदौर को जो टैक्स मिले हुए हैं, ये स्वच्छता के लिए टैग मिला हुआ है, तो उसका श्रेय आप किसको देंगे? नहीं, देख, सबसे पहले माननीय मोदी जी को। जब उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाई, पूरे देश ने झाड़ू उठाई, स्वच्छता का अभियान शुरू किया। और सबसे ज्यादा तो मैं इंदौर की जनता को, जो हमारी देवतुल्य जनता है, जो इस अभियान में हमारा साथ पूरा दिया, कि उनके कारण ही आज इंदौर स्वच्छता में 8 बार नंबर 1। 8 बार। कभी अपने विपक्षी दल से कभी आपने सोचा है कि उनको कुछ सुझाव देना चाहिए? सांसदों ने, संदूर में एक समाजवादी सांसद ने बोला कि भारत ने घुटने टेक दिए। नहीं, ये सिंदूर में क्या किया और आप सदन में बोले कि घुटने टेक दिए? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या प्रश्न पूछे? 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके की चीजें लोकसभा में चल रही हैं, जो बयानबाजी विपक्ष के द्वारा हो रहा है, क्या जनता उसको सुनती समझती नहीं होगी? और पब्लिक सब जानती। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात में। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान मौजूद हैं, जिनको परिचय कराने की आवश्यकता भी नहीं है। इस देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर के सांसद श्री शंकर ललवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और राष्ट्र की बात जैसा कार्यक्रम का नाम है, तो बात भी हम राष्ट्र की करेंगे। और जब से आपकी सरकार वैसे आई है, तब से राष्ट्रवादी लोग आजकल बाहर निकल के आ रहे हैं, कुछ बोलना भी चाहते हैं तो वो खुल के बोल पाते हैं। तो सर, मेरा सवाल पहले ये होगा कि आपने जो राजनीतिक सफर शुरू की, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आपका? मैं राजनीति में आने के पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था, शाखा प्रमुख था और मूल तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। और छात्र राजनीति में थोड़ी रुचि थी और उस समय मैं बॉम्बे में जब बीटेक कर रहा था, तब मैं कॉलेज का चुनाव भी लड़ा और यूआर बना, कॉलेज का सेक्रेटरी भी बना। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा था, वहीं से थोड़ी बहुत छात्र राजनीति में शुरुआत हुई थी। फिर जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ जी, उस समय सक्रिय राजनीति में आने का मौका मिला। और उसके बाद जब हमारे 25 साल बाद इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, तो पहली बार पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का और मैं उस समय पार्टी बना था। और उस समय हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की परिषद। अब तो अध्यक्ष भी रहे हैं वहाँ पे। तो पहली बार तो मैं विपक्ष में था और दूसरी बार फिर पार्टी ने मौका दिया। तब एक हमारी कमेटी रहती है, पीडब्ल्यूडी कमेटी, उसका मैं चेयरमैन बना था और हमने बहुत सारे इंदौर में विकास के कार्य किए थे। तीसरी बार फिर पार्टी ने मौका दिया, तब मैं नगर पालिका निगम का अध्यक्ष बना। और फिर चौथी बार पार्टी ने मौका दिया, वहाँ बीजेपी का अध्यक्ष बना। 5वीं बार पार्टी ने मौका दिया तो इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना। 6ठी बार पार्टी ने मौका दिया और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े लोकसभा का। और फिर 7वीं बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो इस प्रकार राजनीति सफर शुरू हुआ। सर, वैसे भी विश्व पटल पे इंदौर को बहुत लोग जानते हैं, साफ सफाई के लिए बहुत फेमस है इंदौर। तो पिछले 5 साल जो आपने पहले बिताए हैं, तो उनमें क्या ऐसी चीज थी जो आपने बदलाव किया और अभी 5 साल आपके और आने वाले हैं, तो क्या प्लान है, रूट मैप क्या है? इंदौर की बात करें, इंदौर वो तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और लगातार 25 वर्षों तक हमारी नगरी में परिचल रही है, प्रदेश में हमारी सरकार रही है
पिछले 11 साल से ज़्यादा से हमारी केंद्र में सरकार रही है। तो एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ था विकास का। जो हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था वो तेजी से आगे बढ़ा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंदौर की रही। और मध्य प्रदेश का एक कमर्शियल कैपिटल है और उसके कारण इंदौर में कमर्शियल कैपिटल होने के कारण बहुत व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ी। और ये खास करके इन 5 सालों में मैं जब नया सांसद बना था पहली बार, मैंने ये देखा कि किस देश में कौन सा शहर तेजी से आगे बढ़ता है। तो मुझे सबसे बड़ी बात जो लगी वो ये लगी कि अगर हम कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन पे विशेष ध्यान देंगे तो लोगों का अप्रोच अच्छा होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा आएगी और एक व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेगी कमर्शियल कैपिटल के रूप में। तो इन 5 सालों में हमने लगातार कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रेल कनेक्टिविटी में लगभग 6,500 करोड़ के काम इन 5 सालों में हुए और चल भी रहे हैं। इंदौर वैसे वेस्टर्न रेलवे के डेड एंड पे था, लेकिन अब जिस प्रकार से काम चल रहे हैं तेजी से, अब इंदौर रेलवे का हब बनने जा रहा है। अगर अभी हम देखें कि इंदौर से एक वेस्टर्न रेलवे का डेड एंड होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जिस प्रकार से काम हो रहे हैं वो इंदौर से लेके अगर मैं बात करूँ चंद्रावतीगंज होते हुए उज्जैन, रतलाम, नागदा की ब्रॉड गेज हो गया। दूसरी इंदौर से लेके देवास, शाहजहाँपुर, शुजालपुर के आगे तक का ब्रॉड गेज है वो दूसरी लाइन। तीसरा इंदौर से लेके बुद्धि तक का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और चौथा इंदौर से लेके खंडवा का काम ब्रॉड गेज का भी चल रहा है। पांचवा इंदौर से लेके दाहोद का काम भी चल रहा है। छठा इंदौर से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंदौर को बहुत वर्षों से हमारे को जिसकी मांग थी, इंदौर मनमाड़ लाइन 18,000 करोड़ की, और वो पिछले साल कैबिनेट ने स्वीकृत करी। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। और ये जब लाइन बन जाएगी तब हम बहुत ही साउथ और नॉर्थ से बहुत कम डिस्टेंस तक जुड़ जाएंगे। तो इंदौर देश के उन चुनिंदा शहरों में से जहाँ अलग अलग डायरेक्शन में 6 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेनें के रेलवे के रूट निकलेंगे। जी, बहुत देश में बहुत कम ऐसे शहर होंगे, बहुत कम के जहाँ 6 डायरेक्शन में ट्रेनें जाए। तो इंदौर आने वाले दिनों में रेलवे का हब बनने जा रहा है और उसी का परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंदौर के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। अब हमारा इंदौर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरफ से बन रहा है और बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो इस प्रकार रेलवे में बहुत सारा काम हुआ। मुझे पूरा विश्वास है अभी हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं 35 वर्ष, और हमारे यहाँ भी 52 गाड़ियाँ चलती है, 52 ट्रेनें चलती है। पर मुझे अंदाज है कि ये जब 6 ट्रैक चलेंगे तब 200 से ज़्यादा इस स्टेशन से गाड़ियाँ गुजरेगी। और जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस है और ईस्ट से वेस्ट का वो हमारा कम होगा। तो अब जो ट्रेनें घूम के जाती थी वो सब इसी रोड से जाएगी। तो अब ट्रेन के माध्यम से अब बहुत एक रेवोल्यूशन आने वाला है इंदौर में। दूसरा, अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करूं जो प्रमुख है नेशनल हाईवे के रूप में, 5,500 करोड़ के हमारे रोड के काम चल रहे हैं इंदौर और इंदौर के आसपास नेशनल हाईवे के। जी, अगर मैं बात करूं कि कांडला से शुरू करें, कांडला से अहमदाबाद होते इंदौर तक बन गया। इंदौर से लेके हरदा, दाहोद, हरदा, बैतूल और बैतूल के बाद नागपुर, नागपुर के बाद रायपुर, रायपुर के बाद कलकत्ता। तो कांडला से लेके कलकत्ता तक ये हमारी कनेक्टिविटी आने 2 साल में पूरी हो जाएगी। तो 2 पोर्ट के बीच में हमें ये तो गया ईस्ट से वेस्ट तक का। अगर मैं बात करूं साउथ से नॉर्थ की तरफ, जी, तो इंदौर से हमारा नया रोड उज्जैन होते हुए झालावाड़ का काम चल रहा है और झालावाड़ से जयपुर का काम बना हुआ है कोटा होते हुए, और जयपुर से दिल्ली तक का काम पूरा है बना हुआ है नेशनल हाईवे। तो दिल्ली के बाद तो आगे जम्मू तक के जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार से इंदौर से लेके जम्मू तक का देश के सभी कोनों को, सभी शोर को जोड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण साउथ की बात करें, इंदौर से लेके बम्बई जुड़ा हुआ है हमारा नेशनल हाईवे पे। इंदौर से लेके खंडवा, बरहानपुर होते हुए, इच्छापुर होते हुए हमने एक नया रूट में जोड़ा है जो कि हैदराबाद तक जाएगा, हैदराबाद से बेंगलोर। अभी हमें इंदौर से लेके हैदराबाद जाने में 19 घंटे लगते, आने वाले 2 साल में हैदराबाद हम 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ हो, ईस्ट से लेके वेस्ट हो, हमारी कनेक्टिविटी आने वाले 2 साल में पूरी हो जाएगी। और उसका परिणाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में इंदौर एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने वाला है। क्योंकि एक जब बड़ी इंडस्ट्री कोविड से बंद हुई थी चाइना आने से, तब वो जब मोदी जी के नेतृत्व में इतना रिवोल्यूशन देश हुआ, आर्थिक व्यवस्था सुधरी, हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
तो उन्होंने देखा कि भारत में हम कौन से ऐसे शहर में जाए जहाँ इकोसिस्टम अच्छा हो। निश्चित तौर पे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। जी इंदौर स्मार्ट सिटी में है, सोलर सिटी बनने जा रहा है, और इंदौर आने वाले समय में ग्रीन सिटी बनने जा रहा है। और इंदौर का एक जलवायु अच्छी होने के कारण कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, और सबसे अच्छी बात है कि इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो सबका ध्यान इधर रहा, और उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय में हम जो बड़े लॉजिस्टिक के रूप में बड़ी इंडस्ट्रियां बन रही है वो किस प्रकार से किस शहर में जाए। तो इंदौर एक लॉजिस्टिक हब के रूप में हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 1100 करोड़ का एक बड़ा नेशनल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, जहाँ से जो गुड्स हैं, जो कंपनी होती जो वेयर हाउस बना रही है, लॉजिस्टिक बना रही, हमने एक कैलकुलेशन किया था कि आने वाले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में, इंदौर में देश की 60% पॉपुलेशन जो है उसमें आप 750 किलोमीटर में रीच हो जाएगी। तो यानी कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह अगर कुछ भेजना है तो आप विदिन 15 से 17 घंटे में पहुंच सकते हो। ये देश के बहुत कम शहरों को ये क्षेत्र मिली हुई है। मैंने जैसे रेल की बताई, रोड की बताई, ऐसे एयर कनेक्टिविटी भी हमारे यहाँ है। इन 5 सालों में हमारी एयर कनेक्टिविटी लगभग डबल हुई है, यात्रियों की संख्या डबल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइटें जो पहले नहीं चलती थी वो शुरू हुई इन्हीं वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शुरू हुआ है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंदौर को लेकर। तो यही परिणाम है कि 2 बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। इंदौर की जो जीडीपी वो बड़ी, पर कैपिटा इनकम हम एवरेज से ज़्यादा है, हमारा जो एक एजुकेशन है वो नेशनल लेवल से एवरेज से ज़्यादा है। तो एक इंदौर लगभग हर मायनों से आगे है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंदौर वह दौर है जो समय से आगे चलता है, लेकिन अपनी विरासत को साथ में चलता है। तो हमने अपनी विरासत है, वहाँ जो हिस्टोरिकल पैलेस है उसको हमने स्मार्ट सिटी में, लाल बाग हो, खजराना हो, हमारे गणेश मंदिर हो, या गांधी हाल हो, गोपाल मंदिर, इन सबको हमने हेरिटेज के रूप में डेवलप कर रहा है। तो ये एक विरासत तो भी लेना है और विकास को भी आगे ले जा रहा है। सर, मैंने बहुत से मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ किया है पॉडकास्ट, बट आपको जो मैं देख रहा हूँ कि परियोजनाएं जितनी आपकी हैं वो आपको शायद उंगलियों पे याद हैं। आपने मुझे सारे वो काउंट करा दिए, वहां से ये रूट चल रहा है। और बहुत कम ऐसे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जिनको इतनी चीजें याद है। इनफैक्ट क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारी चीजें आपको देश की राजधानी में भी आना है, क्षेत्र में भी काम करना है, और इतना हाई आईक्यू को लेके कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो निश्चित तौर से वो क्षेत्र तो प्रगति करेगा। सर, एक सांसद के रूप में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है पहले या अभी करना पड़ता है, ऐसा कुछ चैलेंजेस? चैलेंजेस तो ये है कि एक मन में एक रहता है कि हम और किस प्रकार बेहतर शहर के लिए कर सकते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं जी। आज देश बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देश है उनके नेतृत्व में। हमको भी लगता है कि हम भी बहुत उनके जो सपने हैं, जो देश को 2047 में विश्व का नेतृत्व, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने लिया उसमें हम भी कुछ योगदान दें। तो उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम लगे वो एक रहता है। और चुनौती ये है कि हम उस टारगेट पर पहुंचे, और उसी का ये है कि हम अब उसको टारगेट लेके चल रहे हैं। किस प्रकार हम हमारे शहर को 2047 जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर में माँ अहिल्या के 300वीं जो जन्म शताब्दी जी जी, उसमें जो कैबिनेट हमारी इंदौर में हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने 2047 का मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट दिया, वो इंदौर में डिक्लेयर करा। और इसी की प्रेरणा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने आने वाले समय में विजन डॉक्यूमेंट 2047 तो प्रदेश का और देश का बनता है, लेकिन हमने अपना शहर का विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम शुरू किया। और हम 2047 का जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें 2047 का नहीं सोच रहे हैं, हम 2030 का बना रहे हैं। पहली स्टेप हमारी 2030 है कि 2030 में इंदौर का आ जाएगा, क्योंकि 2047 थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दूर है। तो हमें जो पहली स्टेप है वो 2030 में इंदौर कैसा होगा उसको लेके हमने ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 4 महीनों से हमने 100 से ज्यादा बैठ के सभी वर्गों की, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, IT हो, स्टार्टअप हो, हमारे व्यापारी हो, जितने भी स्टेक होल्डर है, जो अर्थशास्त्री है, वो है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कॉलेजों के जो डीन है, प्रिंसिपल है, सभी से हमने मीटिंग की। इवन नीति आयोग में भी एक बार हम बैठे, गति शक्ति में भी बैठे। तो लगभग 100 से ज्यादा जो मीटिंग हुई उस पर जो जिस्ट निकल के आ रहा है वो एक ब्लूप्रिंट के रूप में हम बना रहे हैं। और हम टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंदौर की GDP जो है, जो अभी
इन 11 सालों में डबल हुई है। इन 11 सालों में जो इंदौर की जीडीपी है वो 11 सालों में डबल हुई है। आज हमारी जीडीपी 65,000 करोड़ और हमारा पूरा टारगेट है 65,000 करोड़ से उसको डबल ले जाने का। तो मुझे लगता है कि 65,000 करोड़ से हमने 11 साल में 1,20,000 करोड़ की, हमारा टारगेट है कि 2,70,000 करोड़ 5 साल में जाए। तो उसका एक रोड मैप बना रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से मैंने बताया कि रोड कनेक्टिविटी, रेल और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रिया भी आए, रोजगार भी बढ़े और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। सर, इंदौर को जो टैग्स मिले हुए हैं, ये स्वच्छता के लिए टैग मिला हुआ है, आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, तो इंदौर के इन सभी जो चीजें जो इंदौर को स्पेशल बनाता है, तो उसका श्रेय आप किसको देंगे? नहीं, देख, सबसे पहले माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को। देखिए, उन्होंने जब लाल किले से ये आह्वान किया था इस स्वच्छता का, तो हमारे कांग्रेस के मित्र हंसी उड़ा रहे थे और उन्होंने क्या, प्रधानमंत्री लाल किले वहां बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। सफाई और झाड़ू की, हाँ। जब उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई, स्वच्छता का अभियान शुरू किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया उसको हाथों हाथ साथ लिया और इसलिए इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी जाता है। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना बनी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, विधायक, महापौर, पार्षद, हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि हम इंदौर को स्वच्छ बनाएंगे। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका हमारे सफाई मित्रों की है जी। जो दिन रात, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमेशा लगे रहते, रात हो दिन हो। और सबसे ज्यादा मैं इंदौर की जनता को, जो हमारी देवतुल्य जनता है, जो इस अभियान में हमारा साथ पूरा दिया, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण ही आज इंदौर स्वच्छता में 8 बार नंबर 1, 8 बार से नंबर बना। अच्छा सर, आप जनता के बीच में कैसे जुड़ते, कैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं? कभी कभी तो जो समाधान के लिए लगाते हैं लोग, जनता दरबार भी लगता है, इस तरीके के कुछ जब मैं इंदौर में रहता हूँ तो मैं कार्यालय पे मेरा समय रहता है और जनता को मालूम होता है। और मैं हमेशा लगभग 30 वर्ष से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। जी जी। तो संपर्क रहता है, मैं खुद फोन उठाता हूँ मेरा और संपर्क में रहता हूँ। हमारे ऑफिस पे पूरा स्टाफ है, वो भी समय देता है जी। तो लगभग सवेरे का समय लोगों से मिलने का रहता है, बाकी का समय या तो कार्यक्रम या मीटिंग है, जैसा उस समय के अनुसार जो रिक्वायरमेंट रहता है वो कहते हैं। लेकिन लगातार सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से मैं जनता के बीच में रहता हूँ, किसी न किसी काम के रूप में जनता के बीच में रहता ही हूँ। सोशल मीडिया कुछ किरदार निभाता है? बिल्कुल निभाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को सब जानकारी, हम जैसे ऑफिस में रहते हैं तो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं कि इस समय हम ऑफिस में रहेंगे। हम इंदौर से बाहर रहते हैं, जैसे पार्लियामेंट अभी चल रहा है तो पार्लियामेंट में तो वो बताते हैं कि कब तक हम दिल्ली में रहेंगे। तो ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जानकारी देने का और हमको भी फीडबैक सोशल मीडिया से बहुत अच्छा आता है कि कहाँ क्या बात है, कोई समस्या है, कोई इशू है, तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी मालूम पड़ता है। अच्छा, आप तो 10 साल आप पूरा करेंगे और उसके बाद भी मेरी कामना है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन मेरा एक सवाल है, हालांकि हम सबसे ही पूछते हैं कि मोदी जी एक नेतृत्व है उनका जिसके लिए हर कोई, इवन एक बच्चा जो है देश का, वो जानता है कि इस वक्त अगर सबसे अच्छा कोई नेतृत्व मिला है देश को जिसकी वजह से देश आगे बढ़ा है, वो मोदी जी हैं। लेकिन उनके बाद कोई विकल्प हो सकता है? ये देखिए, मोदी जी ही आज हमारा नेतृत्व कर रहा है जी। पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया ने उनको जो सम्मान दिया, तक के इतिहास में इतना सम्मान देश के किसी भारतीय प्रधानमंत्री को जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश, हाँ, हम उनके नेतृत्व में है, इस देश के नेतृत्व में हम आगे बढ़ जी। कोई दूसरा रिप्लेस वाला चेहरा जब मोदी जी के बाद, जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ो, उसके बाद मैं तो सर बाद की बात पूछ रहा हूँ। भविष्य है तो भविष्य बताए, अभी तो मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। अच्छा, आप कभी अपने विपक्षी दल से कभी आपने सोचा है कि उनको कुछ सुझाव देना चाहिए? देखिए, हम जब पार्लियामेंट कमेटी में रहते हैं, जब विपक्ष के सांसद भी हमारे साथ कमेटी में रहते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड वो यही बोलते हैं कि आप क्या अच्छा काम हो रहा है, बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इंदौर को तो कोई बढ़ रहा है, नकार ही नहीं सकता। वो भी मानते हैं। हाँ। वो ये भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप है कभी कभी ऐसे डिसीजन लेती है जिससे हमको बैकफुट पे आना पड़ता है। जी जी। जो हमें नहीं होना चाहिए, खास करके हाउस की जो सदन की कार्रवाई है उसमें उनका कहना है कि हम विपक्ष की भूमिका तब अदा करते हैं जब हमें बोलने का मौका मिलेगा। उनके प्रश्न आते हैं, सरकार उसकी जवाब देती है, मंत्री उनका जवाब देते हैं, लेकिन जब आप हाउस में होल्ला करोगे, आज कंटिन्यूस इतने दिन हो गए, काफी दिन से चल रहा है, तो
आप हल्ला कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भी सांसदों के प्रश्न लगे हुए हैं और वो अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए पूछ सकते हैं और सरकार उसकी जवाबदेही रहती है। तो सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री जो पहले से कहा, पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उसके पहले पत्रकारों से कहा कि हम खुले मन से चर्चा करना चाहते हैं और ये चर्चा का माध्यम है कि पार्लियामेंट हो। आप नारेबाजी करते हो, ये जो काम जंतर मंतर में होना चाहिए वो लोकसभा में हो रहा है। तो लोकसभा का काम कब होगा? तो ये वो भी समझते हैं जब हमसे मिलते तो। कोई व्यक्तिगत जो अभी ऐसा होता है कई बार, आपने बताया विद्यार्थी परिषद से आगे आए हैं, तो जब व्यक्ति का समय कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ध्यान रहता है आपको, आपके समय को ठीक होने के बाद भी कि हाँ उस समय पे उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया मुझ पे, या कि कुछ भी ऐसा होता है, नेगेटिव रोल्स अदा करते हैं कुछ लोग अपने जीवन में, नेगेटिव रोल्स। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव रोल अदा करने वाला था जो बाद में सामने आया और फिर आपने क्या रिएक्ट किया? नहीं देखो, ये राजनीति का स्वभाव है, राजनीति इसी को बोलते हैं। तो मैं कभी इसमें ऐसा सोचता नहीं हूँ कि इन्होंने उस समय ऐसा किया, उस समय ऐसा किया। देखिए राजनीति यही है, राजनीति का स्वभाव यही है। तो कभी भी मेरे मन में ऐसा नहीं आता, हो सकता है ऐसी परिस्थितियों के हिसाब से कोई दूर रहा हो, कोई पास रहा हो, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आ रहा। हम सकारात्मक से आगे बढ़ते हैं और मेरा भी ये मानना है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव आगे बढ़ाओ, नकारात्मक कभी मत सोचो। अच्छा सर, मैं कुछ नेताओं के नाम कोट कर रहा हूँ और 10 अंकों में से आप इनको क्या अंक देंगे? ये आपके दल के भी हैं और विपक्षी दल के भी हैं। मैं नाम कोट कर रहा हूँ सर। कपिल सिब्बल साहब। नो कमेंट। अंक मांग रहा हूँ सर, माइनस में ही दे दो। नो कमेंट। अखिलेश यादव। नो कमेंट। दिग्विजय सिंह साहब। नो कमेंट। सचिन पायलट जी। नो। आपके आसपास के लोग हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। वो तो हमारे साथ है। अंक कितने देंगे 10 में से? अच्छे अंक दे दो सर, वो स्पष्ट कीजिए ना। मेरिट पे है, मेरिट पे। राहुल गांधी। नो कमेंट। अमित शाह जी। 10%। मोदी जी। 10%। आपने दूसरे वालों को नहीं दिए अंक, इसलिए कि देखिए उनका जो आप पूछ रहे हैं सवाल, उनमें अगर इतनी मैच्योरिटी होती तो जो अभी हालात हैं, हमारा कहना है कि सदन में और सदन के बाहर भी जिस प्रकार के व्यक्ति वो आते हैं वो ठीक है। उनके सांसदों ने, में संदूर में एक समाजवादी सांसद ने बोला कि भारत ने घुटने टेक दिए। आप कल्पना कीजिए देश ने सिंदूर में क्या किया और आप सदन में बोले कि घुटने टेक दिए। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या प्रश्न पूछे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या राहुल गांधी को फटकार लगाई? तो इस प्रकार के जो बातें आती है वो शोभा नहीं देती, देश के लिए भी नहीं और उनके लिए। अच्छा, कब आप ये सोचते भी होंगे व्यक्तिगत तौर पे कि जिस तरीके की चीजें लोकसभा में चल रही हैं, जो बयानबाजी विपक्ष के द्वारा हो रहा है, क्या जनता उसको सुनती समझती नहीं होगी? जनता बहुत समझ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जब जो सार्वजनिक जीवन में रहता है और खास करके राजनीतिक जीवन में, मैं कहता हूँ अनगिनत सैटेलाइट हमारे ऊपर रहते हैं जी, जो हमें देखते रहते हैं कि किस प्रकार हम चलते हैं, किस प्रकार हम बात करते हैं, क्या कर रहे हैं। ये पब्लिक देखती है और पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, जवाब देगी इलेक्शंस में। बिल्कुल दिए ही सर, कुछ मैं ये व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक सांसद के रूप में बहुत व्यस्तता होती है, परिवार को समय कैसे देते हैं? देखिए इंदौर जो है और भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा परिवार है हमारा। तो एक छोटे परिवार से लेकर बड़े परिवार में आ गया। शिकायत होती होगी घर में कि? स्वाभाविक है, पर इतना बड़ा परिवार है। अच्छा, लोगों की इच्छा होती है, आपके क्षेत्र के लोगों की इच्छा होगी जानने की कि हमारे सांसद को खाने में क्या चीज पसंद है? वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ और खाने में तो जो सामान्य रहती जो हम खाते हैं, खास करके हमारे यहाँ दाल बाफले, लड्डू का ज्यादा प्रचलन है, पोहा, जलेबी। कुछ फेवरेट डिश बता दीजिएगा। लेकिन नहीं, ये दाल कभी कोई आमंत्रित करेगा तो बोलेगा नहीं कि सर क्या? अभी इन दिनों में मुझे ये सब बंद कर दिया। अच्छा। जब से माननीय मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया है कि ओबेसिटी को लेकर, खास करके युवाओं फिटनेस को लेकर, तो हमने इसमें एक तो योगा और एक्सरसाइज की, दूसरा मीठा कम किया, मेरा तो मीठा बिल्कुल बंद कर दिया लगभग, और तीसरा मिलेट्स खाना ज्यादा शुरू किए। तो मैंने देखा ही, मैं इसलिए मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि इन 4-5 महीनों में मेरी वजन ही 10 किलो, मेरा वजन जो आइडियल होना चाहिए उससे 10 किलो ज्यादा था। अच्छा। आज मैं आइडियल पे आया हूँ 4-5 महीनों में, सिर्फ ये 4 बातें करने में कि योगा, एक्सरसाइज, दूसरा मीठा लगभग बंद, तीसरा मिलेट्स
और चौथाई चाय और बाकी चीजें बंद हो गई, तो उसके कारण जो मेरे सभी मेडिकल पैरामीटर है वो सब नॉर्मल है। ये मोदी जी का मंत्र है। मोदी जी का मंत्र है और ये सबका अमन कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार हाउस में कहा था कि प्रिवेंटिव हेल्थ, एक कार्यक्रम में कहा था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को हमके ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लोग बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में जाएं, उससे अच्छा है कि आप अपने पहले से प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। इस बात को लेकर हमने इंदौर में एक नवाचार किया और कोविड के बाद हमने देखा कि किस प्रकार आप देख रहे हैं यंगस्टर जो जिस प्रकार से जिम में कभी गिरते हैं, कार्डियक अरेस्ट आता है, तो हमें चिंता है कि क्या हो रहा है। तो हमने इंदौर में एक एनजीओ के माध्यम से, जिसमें मैं भी हूँ, सांसद सेवा संकल्प बनाया, एक एनजीओ हमारा बना हुआ है और हमने स्थानीय सेंट्रल लैब है उसके साथ टाइप करके, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के साथ टाइप करके, जिला प्रशासन इनके साथ सब मिलकर हमने इंदौर में 4 लाख लोगों का हमने मेडिकल चेकअप करा। ये दुनिया का किसी भी शहर में सबसे बड़ा मेडिकल चेकअप है एक बार में। एक शहर में, हाँ, एक कंट्री 3-4 महीने चला, पर किसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल चेकअप है इंदौर में 4 लाख लोगों का। उसकी रिपोर्ट हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी इंदौर आए थे, मनसुख मांडविया जी, उनको दिखाई, फिर बाद में जेपी नड्डा जी आए, उनको दिखाई, हमारे मुख्यमंत्री आए। मैं बता रहा, जब हमने रिपोर्ट प्रकाशित की तो आप ताज्जुब करोगे, 48% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट समझते हैं, जिनको लगता है हमें कोई बीमारी नहीं है। जैसे कोई बीमारी कब मालूम पड़ती है, जब कुछ हो जाता है, चेकअप कराते हैं, चेकअप कराते हैं, तब पता चलता है। 48% लोगों की कोई ना कोई रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। हमें बहुत चिंता, ये जो आंकड़े से चौंकाने वाले थे और चिंताजनक भी थे। तो हमने वेलनेस सेंटर शुरू किया, उनके नंबर पे मैसेज देते थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सबने फीडबैक दिया, हमने उनको मोबाइल पे मैसेज दिया कि आपकी ये पैरामीटर ठीक नहीं है, आप ये लाइफस्टाइल में ताज्जुब करोगे आप कि एक कम्युनिटी में हमने ये किया, कम्युनिटी वाइज किया और एज ग्रुप में किया और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, मध्यम है, जो साहूकार, सबके पैरामीटर लिए और इसमें आईआईटी ने हमको मदद की रिसर्च में। तो एक कम्युनिटी ऐसी है जिससे हमने रिसर्च की, उनको जब हमने बताया तो उन्होंने एक आदेश जारी किया कि हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ों का सेवन कम होगा। 30% लोगों के लाइफस्टाइल चेंज करने में उनके पैरामीटर ठीक हुए। 30% लोग, आप कल्पना कीजिए कि तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे तो अपने पैरामीटर बेहतर हो सकते हैं। ये माननीय मोदी जी का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पावर। और अब हम शुरू कर रहे हैं प्री डायबिटिक। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि खास करके युवाओं को कि तेल कम करो और शक्कर भी कम थोड़ी ले, तो उसी को लेके प्री डायबिटीज होने के बाद तो हमेशा आपको दवाई लेनी है। हम कहते हैं अगर किसी को डायबिटीज होने वाली हो, कि अब तो यंगस्टर में भी डायबिटीज हो रही है, इवन हमने स्कूल में देखा वहां भी बच्चों को हो रही है, तो हम उनके पेरेंट्स के साथ मिलके स्कूल कॉलेज में एक अभियान चला रहे हैं जो अभी शुरू होने वाला डायबिटीज डे से हमारा 13 अगस्त को, उसमें हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हम इंदौर के 1 लाख लोगों का प्री डायबिटीज टेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है। जो ठीक है उनके लिए ठीक है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा उनको लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, पर जो डायबिटीज की किनारे पे खड़े हैं उनको हम बताएंगे कि आप अब मीठा खाना बंद करो, क्या नहीं तो आगे जाके तकलीफ आएगी। तो ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माननीय मोदी जी आह्वान किया, उसका परिणाम है कि इतने सारे, और हमने ये भी लगाया कि इंदौर में अगर जो 48% अगर अपनी लाइफस्टाइल के माध्यम से ठीक होते हैं, तो आप कल्पना कीजिए हमने 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा, या तो वो अगर सक्षम है तो अपने घर से देगा पैसा, सक्षम नहीं तो सरकार की किसी योजना में आएगा। ये अगर इनकी लाइफ अगर 70 साल मान के चले और 30 साल में बीमारी शुरू हो रही, तो 40 साल का जो खर्चा है वो 5,000 करोड़ है। अब कल्पना कीजिए, इतनी अगर अपनी लाइफस्टाइल को वो बेहतर करता है तो इतना खर्चा पे समाज का और सरकार का बचेगा। जी। तो हम उस पर अब काम करें। मैं आपके पॉइंट्स को सुन रहा हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद देश को ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला हो जो स्वच्छता की बात करता है, जो बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी सेहत की बात करता हो, क्योंकि बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स पे बात करने के लिए और चीज़ों के लिए बहुत पहले से लोग करते आए हैं, पर इतनी बारीकी पे ध्यान देना शायद हमारे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री है। हालांकि कुछ लोग कभी कभी मीडिया को गलत बोल देते हैं, अगर उनके फेवर में हम कुछ बोल दें तो नहीं, आप देश तो आगे बढ़ रहे हैं, ये हम नहीं पूरी ये स्पष्ट है, फिर भी लोग गलत बोल क्या करेगा। अच्छा सर, आप एबीवीपी से आते हैं तो एक सवाल और बनता है, क्योंकि वो वहाँ बहुत संघर्ष है, वहां से यहाँ तक के सफर में कुछ बनाना भी आता है खाने में? नहीं, मेरे को चाय बनाना थी बस, और थोड़ा बहुत आता है बाकी ऊपर। अच्छा सर, भारत के अलावा कोई दूसरा देश पसंद है घूमना? भारत मैं और भी देशों में घुमा हूँ। इसके अलावा सर, ये तो मुझे पता है, ये तो सबसे प्यारा है ये दुनिया में। बिल्कुल। इसके अलावा कोई दूसरा देश नहीं, ठीक लगे, बाकी अपने देश तो अपना देश। अच्छा सर,
देश की सेवा का प्लान कब तक है? ये देखिए, किसी भी जगह रहे, मुझे मकसद ये है कि समाज और देश की सेवा करें, क्योंकि उन्होंने आज हमें इतना दिया है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आगे भी उनकी सेवा करते रहे। एक सांसद बनने के बाद आपने कोई ऐसी चीज मिस की जो अभी भी मिस कर रहे हैं कि सांसद बनने के बाद वो नहीं हो पाता? नहीं, देखिए, आप जिस फील्ड में हैं, आपको तो उसमें रहना है। हाँ, उसके आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे तो फिर आप आपको जो जवाबदारी मिली, जनता ने दी, पार्टी ने दी, सरकार ने दी, उससे आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स गए। तो मेरा तो ये रहता है कि जो जवाबदारी जिस समय जो मिली, उसको पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ काम करना चाहिए। एक होता है सर व्यक्तिगत भी कुछ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप जिस फील्ड में आए हो, आपको इतने लोगों ने चुना है जी, और इतने लोगों की अपेक्षा है, तो आपको फोकस ही वो रखना चाहिए। तो मेरा फोकस वही है कि जहां मैं अभी हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कहते जनता की, लोगों की, इंदौर की, पार्टी की सेवा कर सकता। एक सुझाव भी चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा, कोई मित्र है बचपन का जो आज भी है, तब भी थे? लेकिन मिला जुला कम होता है, क्योंकि अब जो हम मन नहीं करता कि टाइम स्पेंड करें तो वो समस्या ये है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, उसमें हमारे बहुत सारे मित्र हैं। ठीक है? अभी ये तो आपकी जिम्मेदारियां देश की हुई। नहीं, बिल्कुल, उसमें भी हमारे बहुत मित्र हैं जो हमें अच्छा सुझाव देते हैं, अच्छे काम करने की प्रेरणा से। घर में शिकायत कौन करता है कि काम में व्यस्त रहते हैं? ये तो शिकायत है, और जब आप सार्वजनिक जीवन में निकले हो, तो ये तो आपकी शिकायत रहेगी। और अब तो घर वाले भी समझ गए कि जिस क्षेत्र में ठीक है, वो वहाँ ठीक है। वहाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं जो थी वो पूरी हो नहीं सकती, वो हो भी नहीं पा रही, कितनी भी वो भी करेंगे। वो उस माहौल में डल गए। सर, पूरे दौर के लिए, क्या पूरे देश के युवाओं के लिए एक मॉडल तैयार करने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो एक संदेश तो बनता है आपके द्वारा पूरे इंदौर के लिए, क्या पूरे देश के युवाओं के लिए, वहाँ के आवाम के लिए आपके जरिए अगर कोई संदेश हम देना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने युवाओं से बहुत अपेक्षा भी की है। हमारा देश युवाओं का देश है। आने वाला जो समय है, 2047 विकसित भारत का समय है। इस विकसित भारत में अगर सबसे ज्यादा भूमिका रहेगी तो हमारे युवाओं की रहेगी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं खुद भी सोचता हूँ कि इंदौर की जनता जो है आपको बहुत पसंद करती है। दूसरी बार भी आपको यहाँ लेकर आई, और लगातार जब तक, क्योंकि आपसे पहले सुमित्रा महाजन जी वहाँ थे, लगातार उनको अवसर दिया, और अब आपको अवसर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी कई बार रिपीट होंगे। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को सर समापन की तरफ ले चलता हूँ, और मिलेंगे अगली एपिसोड में किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का और अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।